तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में। आज है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट और टेस्ट नंबर 8। इसी के साथ हम इसके बाद जो है 2 टेस्ट और लेंगे, 2 क्लासेस और होगी और उसी के साथ ये वाला टॉपिक टेस्ट 2 का जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको पता ही है कि जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है सेपरेट एनालिसिस का हिंदी और इंग्लिश में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में इसके आगे वाली चर्चा हम लोग करेंगे। तो 8 पार्ट 3 है, 41 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन IAS नाम से आप जो है चैनल को सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इसके अलावा करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें पॉलिटी के 1 साल की करंट अफेयर जो है हो गई है और एनवायरनमेंट इकोलॉजी की जो है 4 क्लासेस हो गई हैं। 5वीं क्लास कुछ ही दिन में अपलोड होगी। और ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी की और जो भी करंट अफेयर क्लासेस हो रही हैं वो सेक्शनल हो रही हैं। आप इससे अपना नोट्स भी अपडेट कर सकते हैं और करंट अफेयर के लिए अपडेट भी रह सकते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बात करें तो वो लगभग एवरेज 15 क्वेश्चन जो है हर साल करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से करंट अफेयर इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर और कोई ज़रूरतमंद हो टेस्ट सीरीज़ का तो उसके लिए आप ये चैनल हमारा शेयर कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। चलिए बिना देरी की क्लासेस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जो हम लोगों को शुरू करना है। इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। इसके पहले आपको एक बात और बता दें कि डेली हमारी टेस्ट जो है शाम को 3 बजे जो है आपको, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किया है तो डेली 3 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेली 3 बजे क्लासेस होती हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, कलकत्ता में स्थापित ब्रिटिश इंडियन समिति केवल भारतीय सदस्यों से बना था। ऑप्शन 2, ईस्ट इंडिया समिति ने भारतीय प्रश्न पर चर्चा करने और इंग्लैंड में जनता को प्रभावित करने के लिए लंदन इंडियन सोसाइटी को हटा दिया। ऑप्शन 3, मद्रास महाजन सभा की स्थापना P आनंद चार्लू और M वीरा राघवाचारी और गुजुल लक्ष्मी नरसू चट्टी ने की थी। तो आपको बताना इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही है। ठीक है, यानी कलकत्ता में स्थापित ब्रिटिश इंडियन समिति जो केवल भारतीय सदस्यों से बना था। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में आपने सुना ही होगा। तो जैसे शुरुआती संगठनों में भारतीय और यूरोपीय सदस्यों का मिश्रण था, ठीक है, जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और अपने पूर्ववर्ती के विपरीत अपनी रचना में खुद को प्रतिष्ठित करता था, यानी पूरी तरह से ये भारतीय था। ठीक है, कलकत्ता में स्थापित ब्रिटिश इंडियन समिति जो है, इस प्रकार ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो 1 जहाँ हो वो ऑप्शन जो है सही होगा, यानी इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन C पहले एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब बात करें ऑप्शन 2 की। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है। यानी बात करें तो वर्ष 1965 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी और मनमोहन घोष ने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद आया 65 के बाद आया 1866। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा लंदन इंडिया सोसाइटी को हटा दिया गया था। इसने ब्रिटिश जनता के सामने भारत के बारे में सही जानकारी पेश करने की दिशा में काम किया और ब्रिटिश प्रेस की भारतीय शिकायतों को आवाज़ दी। तो इस प्रकार 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसमें 2 ऑप्शन जहां वो सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी में 2 नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, बचा A और D। अब ऑप्शन 3 देख लेते हैं। वैसे तो आप देखेंगे 2 ही ऑप्शन है, तो इस प्रकार ऑप्शन A इसमें सही हो रहा है। हालांकि ऑप्शन 3 भी देख लेते हैं। ऑप्शन 3 गलत है। गलत किस लिए है? क्योंकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में V राघवाचारी, B सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो 1852 में स्थापित हुई थी, उसकी स्थापना गुजुलू लक्ष्मी नारसू चट्टी ने की थी। ठीक है, ठीक है, इसमें ये शामिल नहीं थे, ये जो है मद्रास नेटिव सोसाइटी में स्थापना में शामिल थे। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन A सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या पूछा है? इसमें पूछा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं, क्योंकि विचार करने में लोग बहुत आगे हैं।
तो उपरोक्त घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है कालक्रम के अनुसार। ऑप्शन 1, ब्रिटिश संसद को अपना पहला सदस्य भारत से मिला है। ऑप्शन 2, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा देने की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन 3, सीपी इल्बर्ट सरकार के कानून सदस्य और भारत सरकार के प्रशासनिक सेवा के मूल अधिकारियों को बढ़ा हुआ अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए एक विधेयक पेश करती है। ऑप्शन 4, अंग्रेजों ने एक विधेयक पारित कर लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी। तो आपको बताना है कौन सा पहले हुआ, तो सही कालक्रम आपको बताना है। तो सिविल सेवा की अधिकतम आयु जो है 1876 में, ठीक है, 1876 में सिविल सेवा की अधिकतम आयु जो है, यानी जो भारतीयों के लिए परीक्षा देने के लिए लंदन जाना काफ़ी कठिन था, और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष जो है 1876 में करने में सरकार का निर्णय भारतीयों में और असंतोष को जन्म दिया। नतीजतन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन ने प्रसिद्ध भारतीय नागरिक सेवा आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, इसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद आपको पता है 1883 से 84 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1883 से 84 के बीच में। अब इल्बर्ट बिल विवाद आपको पता है क्या है था, ये था कि भारत के जो मुसल्लिस या देश के कस्बों में ब्रिटिश विषयों पर प्रशासनिक सेवा के मूल अधिकारियों की समित आपराधिक अधिकार क्षेत्र देने का प्रस्ताव था। एंग्लो इंडियन अधिकारियों ने बिल पर जोरदार विरोध किया और वायसराय रिपन को संशोधित बिल पारित करने के लिए मजबूर किया, जिसने नस्लीय समानता के मूल सिद्धांत को कमजोर कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सहमत आयु का अधिनियम 1891 में, यानी ये लड़कियों की शादी वाली बात करी जा रही है। तो 1891 में सहमत आयु अधिनियम जो है मुंबई उच्च न्यायालय में रुक्माबाई मामले में 1887 में जो है 1887 के मामले के बाद महिलाओं की वैवाहिक आयु के अधिकारों पर फिर से चर्चा हुई। अंततः 1891 में जो है क्या हुआ, ये सहमत आयु अधिनियम पारित करके लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु जो है 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। और विशेष रूप से इसमें देखेंगे तो विशेष रूप से बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने बिल का जोरदार विरोध किया था। ठीक है, अब बात करते हैं दादा भाई नौरोजी का एक ब्रिटिश सांसद बने 1892 में। ठीक है, 1892 में। तो 6 जुलाई 1892 को दादा भाई नौरोजी ने एक कठिन चुनाव जीता और ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय और पहले गैर श्वेत और पहले एशियाई बने, जो एक मील का पत्थर था। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन बी इसमें सही है, सही कालक्रम के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इसमें कुछ कथन दिया गया, उन्होंने मोतीलाल घोष के साथ एक बंगाली साप्ताहिक शुरू किया और उन्हें रहस्यवादी संत भगवान चैतन्य पर उनके लेखन के लिए भी जाना जाता है। वह हैं, इन चारों में से कौन है जिन्होंने मोतीलाल घोष के साथ एक बंगाली साप्ताहिक शुरू किया और उन्हें रहस्यवादी संत जो है चैतन्य पर लेखन के लिए जाना जाता है? तो आपको बताना है। इसमें शिशिर कुमार घोष का नाम आपने सुना हुआ, ये इससे संबंधित है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार थे, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे। तो शिशिर कुमार घोष के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये किसके थे? अमृत बाजार पत्रिका जो थी उसके जो है संस्थापक थे। और ये कब स्थापित कब निकाली गई थी? 1868 में। ठीक है, और ये किस भाषा में था? ये बंगाली भाषा में था। ठीक है, और ये राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडिया लीग की शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने और क्या किया था? इन्होंने, आपको ध्यान रखना, 1875 में राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए इंडिया लीग की शुरुआत भी की थी। ठीक है, और इन्होंने जो है एक वैष्णव संत भी थे। एक फैक्ट और आपको बताते, इन्होंने ही 1897 में जो है एक बुक लिखी थी, भगवान गौरांग नामक जो है एक पुस्तक भी लिखी थी। कुल मिलाकर शिशिर घोष के बारे में मेन पॉइंट आपको बता दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, निम्नलिखित में किसने पहली बार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की राजनीति को ए नेशन इन मेकिंग, यानी यहाँ ए नेशन इन मेकिंग के शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित करके संदर्भित किया था? तो इसमें देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, इन्होंने जो है ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक शीर्षक नाम से एक पुस्तक लिखा था, ठीक है। और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ये लिखा था। वे न केवल भारतीय राजनीति में अग्रणी नेता थे, ठीक है, बल्कि सार्वजनिक जीवन पर एक टिप्पणी थी इस बुक के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा बता दें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो 1877 में गठित स्वदेशी प्रेम समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। स्वदेशी प्रेस, सॉरी मैंने प्रेम बोल दिया, स्वदेशी प्रेस समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। पेन में थोड़ी प्रॉब्लम है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, 45 में क्या है, तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ऑप्शन 1 3 शाही दरबारों में से पहला। ऑप्शन 2 लॉर्ड रिपन द्वारा शस्त्र अधिनियम में संशोधन। ऑप्शन 3 मद्रास स्वदेशी समिति का गठन। ऑप्शन 4 दक्कन के दंगे। उपरोक्त में से कौन सी घटनाओं का सही कालक्रम है, तो आपको बताना है। जैसे मद्रास में स्वदेशी समिति का गठन जो है कब हुआ था, तो मद्रास में स्वदेशी समिति का गठन, एक सेकंड, तो मद्रास में स्वदेशी समिति का गठन 1849 में, ठीक है। और अभी इसके पहले हम बता चुके हैं, इसको जो है गुजुलु लक्ष्मी नारसु चेट्टी ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1849 और पहले भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्र द क्रिसेंट की स्थापना की थी, ठीक है। तो इस प्रकार इसका हो गया। इसके बाद दक्कन के दंगे जो हुए थे, दक्कन के दंगे हुए थे 1875 में, 1875 में दक्कन के दंगे हुए थे, ठीक है। और 1875 के दक्कन के दंगों को साहूकार के लिए ऋण चपरासी की शर्तों को लक्षित था। दंगाइयों को विशिष्ट उद्देश्य साहूकारों के कब्जे के में ऋण पत्र या फरमान अन्य दस्तावेज को प्राप्त करना या नष्ट करना था, ठीक है। अमेरिकी गृह युद्ध के बाद कपास की मांग में भारी गिरावट आई। साहूकारों ने रैयत से उच्च ब्याज दर वसूल कर अपना पैसा वसूल करना शुरू कर दिया। इसने कुटिल और धोखेबाज साहूकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह शुरू करने वाले रैयतों को नाराज कर दिया, ठीक है। 3 शाही दरबार में से पहला जो था वो कब हुआ, वो हुआ 1877 में, ठीक है। 1877 का दरबार जिसे उद्घोषणा दरबार कहा जाता है, जिसके लिए थॉमस हेनरी द्वारा संगठन चलाया गया था। 1 जनवरी 1877 को अंग्रेजों द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए आयोजित किया गया था। इंपीरियल दरबार के रूप में भी इसे जाना जाता है। 3 दरबार की बात करें तो 3 बार दरबार का आयोजन हुआ था। पहली बार जो दरबार आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1877 में। जो सेकंड दरबार हुआ था, सेकंड दरबार कब हुआ था, सेकंड दरबार की बात करें तो सेकंड दरबार हुआ था, ये हुआ था 1903 में। और थर्ड दरबार, ठीक है, थर्ड दरबार हुआ था आई थिंक 1911 में, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हुआ 1877। इसके अलावा आप बात करेंगे लॉर्ड रिपन द्वारा शस्त्र अधिनियम में संशोधन, तो ये संशोधन हुआ था 1882 में, ठीक है। लिटन ने एक नया शस्त्र अधिनियम भी पारित किया जिसने पूरे भारत में जो अग्रशास्त्र रखने का एक लाइसेंस सिस्टम की शुरुआत की, लेकिन पूरे यूरोपीय और एशियाई लोगों को इसके आवृत्त में क्षेत्र में छूट दी गई थी। जोरदार विरोध के बाद 1882 में लॉर्ड रिपन के तहत अवांछित नस्लीय छूट को खत्म करने के लिए शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो कुल मिलाकर देखेंगे, अगर इसमें सही कालक्रम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन सी जो है सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य और बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र के न्यायाधीश थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा राव बहादुर की उपाधि दी गई थी। लोक कल्याण में अपने कार्यों के लिए वे हैं। इन चारों में से आपको बताना है किसको ये उपाधि दी गई थी। तो जस्टिस महादेव रनाडे को ये उपाधि दी गई थी, ठीक है, ऑप्शन बी। न्यायमूर्ति रनाडे एक भारतीय विद्वान, समाज सुधारक, न्यायाधीश, लेखक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य, केंद्र में वित्त समिति के सदस्य, बॉम्बे हाई कोर्ट और महाराष्ट्र के न्यायाधीश। अपने जीवन के दौरान उन्होंने जो है
पूना सार्वजनिक सभा, महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा, प्रार्थना समाज की सभा की स्थापना करने में मदद की, बॉम्बे एंग्लो मराठी दैनिक पत्र इंदु प्रकाशम का संपादन किया। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें महादेव रानड़े। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 में क्या है, इससे पूछा भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन द्वारा शुरू किए गए प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। इसमें बाल विवाह पर रोक, शराब का सेवन पूर्वक महिलाओं को दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की वकालत, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन शुरू करने की प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इसमें देखे थे ये बाल विवाह रोक पर संबंधित था। एक्सप्लेनेशन आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन जिसकी स्थापना एम.जी. रनाडे ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी, एम.जी. रनाडे। ठीक है, और इसके साथ रघुनाथ राव। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाज सुधारक प्रकोष्ठ थे। सम्मेलन ने अंतरजातीय विवाह की वकालत की, कुलीनवाद और बहु विवाह का विरोध किया। इसने लोगों को बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की शपथ लेने प्रेरित किया और इसीलिए इसे प्रतिज्ञा आंदोलन जो है शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में क्या पूछा है, विभिन्न कारखाना अधिनियम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 है, उनका उद्देश्य विभिन्न उत्पादनों गतिविधियों में लगे श्रमिकों को काम करने की स्थिति में सुधार और उनके आचरण में विनियमित करना था। ऑप्शन 2, ये कानून सभी ब्रिटिश स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों और चाय बागानों पर लागू होते थे। तो इसमें देखेंगे अगर बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। और गलत क्यों है, क्योंकि ये कानून ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और काफ़ी बागानों पर लागू नहीं होते थे, जहां मजदूरों को बेरहमी से शोषण किया जाता था, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। सरकार ने इन बागान मालिकों को ऐसे कानून पारित करने में मदद की जिससे एक मजदूर के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करने के बाद काम करने से इनकार करना लगभग असंभव हो गया। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन एक अपराध था। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें सही पूछा, ऑप्शन 1 जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में क्या पूछा है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड त्रासदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही। ऑप्शन 1, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी, वहीं महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू अपने अपने कैसरे हिंद की पद छोड़ दिए थे, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद। इस घटना का सर्वसम्मति से निंदा करने के बावजूद लॉर्ड विलियम हंटर के अधीन एक विकार जांच समिति ने जनरल डायर को क्लीन चिट दे दी थी। इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखेंगे जो ये बात दोनों की गई, ये बात दोनों सही है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि दे दी थी और छोड़ दी थी, महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू कैसरे हिंद का पद छोड़ दिया था। इसके अलावा जनरल डायर को जो है क्लीन चिट दी गई थी, जो विकार जांच समिति थी। ठीक है, जो लॉर्ड विलियम हंटर के अधीन थी। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में अगर आपको बताएं तो रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ उसके खिलाफ में अहिंसक विद्रोह पर महात्मा गांधी ने जोर देने के बावजूद दो राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी कारण अमृतसर में हिंसा को अलग अलग उदाहरण थे। पंजाब के उपराज्यपाल सर माइकल ओडायर ने रेजिनाल्ड जनरल डायर को मार्शल लॉ कानून लागू करने, व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी दी थी। इसी के संदर्भ में 13 अप्रैल 1919 में 1919 में जो है डायर द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा ने अनभिज्ञ ज़्यादातर पड़ोसी गांवों के लोगों को एक बड़ी भीड़ भाड़ वाला जलियांवाला बाग में जमा हो गई। जनरल डायर ने अपने आदमियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला दी। ठीक है, और दमनकारी कानून समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1922 में रॉलेट एक्ट, प्रेस एक्ट और 22 अन्य कानूनों को निरस्त कर दिया। इसी के संबंध में आपने ऊधम सिंह का नाम सुना होगा। ऊधम सिंह, जिनका नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद था, उन्होंने बाद में माइकल ओडायर की हत्या 1940 में उन्हें फांसी दी गई। ठीक है, ऊधम सिंह को। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी गई, कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथियों को फिर से शामिल करने की अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ऑप्शन 2, कांग्रेस ने देश के विभिन्न
कोनों में होम रूल लीग के गठन की मंजूरी दी। ऑप्शन 3, अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो आपको बताना इन तीनों में से कौन सा कथन सही है 1915 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन के संबंध में। अगर बात करें ऑप्शन एक की, तो ऑप्शन एक जो है सही है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथियों को फिर से शामिल करने की प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो गलत है, ठीक है, यानी एनी बेसेंट होम रूल लीग शुरू करने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाने में विफल रही। हालांकि वह कांग्रेस की एक प्रतिबद्धता लाने में सफल रही। वह शैक्षिक प्रचार का एक कार्यक्रम शुरू करेंगी और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस समितियों को पुनर्जीवित करेंगी, जिसमें विफल रहने पर वह स्वप्रेरणा से होम रूल लीग की स्थापना करेंगी। ऑप्शन तीन की बात करें तो तीन भी गलत है, यानी सत्र की अध्यक्षता लॉर्ड एसपी सिन्हा ने की थी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन एक ऐतिहासिक सत्र जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपनी संयुक्त मांगों को प्रस्तुत किया। उग्रवादियों को पार्टी से वापस स्वीकार कर लिया गया, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं क्या पूछा है। इसमें पूछा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1916 के लखनऊ समझौते के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से उपरोक्त में से कौन सी मांगें रखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए केवल मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। ऑप्शन दो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। ऑप्शन तीन वायसराय की कार्यकारी परिषद सभी सदस्यों के लिए औपचारिक चुनाव। ऑप्शन फोर प्रांतीय परिषदों को अधिक शक्तियाँ और स्वायत्ता। तो आपको बताना जो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था उसमें कौन कौन सी मांगें रखी गई थी। तो आप देखेंगे कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना ये शामिल था। इसके अलावा प्रांतीय परिषदों को अधिक शक्तियाँ और स्वायत्ता, यानी इन चारों में से सिर्फ ये दो शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो और मांगों की हम आपको लिस्ट बता देते हैं, जिसमें भारत में स्वशासन, भारतीय परिषद का उन्मूलन, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, यह आपको पता ही है। भारतीय मामलों के राज सचिव के वेतन का भुगतान ब्रिटिश राजकोष से किया जाए, न कि भारतीय निधि से। केंद्र सरकार में मुसलमानों को दिया जाने वाला 1/3 प्रतिनिधित्व। प्रत्येक प्रांत के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में मुसलमानों की संख्या निर्धारित की जाए। सभी समुदायों के लिए अलग निर्वाचक मंडल जब तक सभी द्वारा संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग न की जाए। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए महत्व की सिस्टम की शुरुआत की जाए। इसका तात्पर्य यह है कि दोस्तों अल्पसंख्यकों को जनसंख्या में उनके हिस्से से अधिक प्रतिनिधित्व देना। इसके अलावा मांग थी विधान परिषद का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष करना और वायसराय की कार्यकारी परिषद में आधे भारतीय सदस्य होंगे और सभी प्रांतीय परिषदों को स्वायत्ता दी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये मांग थी, इसमें से ये दोनों मांग इस पर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है बंगाल विभाजन के दौरान हुई घटनाओं के संदर्भ में जो कार्लाइल सर्कुलर था उसका क्या था। ऑप्शन ए बंगाल के किसानों के लिए एक नोट जिसने उन्हें विभाजन विरोधी आंदोलन भाग लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। ऑप्शन बी विभिन्न श्रमिक संघों को चेतावनी जिन्होंने उन्हें कारक और उत्पादन कार्य के बहिष्कार के खिलाफ सलाह दी। ऑप्शन सी सरकार को एक नोट जो वित्त पोषित शिक्षा संस्थान उन्हें किसी प्रकार के विरोधी गतिविधियों के संभावित प्रभाव की चेतावनी देते हैं। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इन चारों में से बंगाल विभाजन के दौरान हुई घटनाओं के संदर्भ में जो कार्लाइल सर्कुलर था उसमें क्या था। तो इसमें देखेंगे उसमें शामिल था ऑप्शन सी सरकार को एक नोट जो वित्त पोषित शिक्षा संस्थान उन्हें किसी प्रकार के विरोध गतिविधियों में संभावित प्रभाव की चेतावनी देते थे। ठीक है, यानी जब भारतीय युवाओं ने बंगाल के विभाजन के खिलाफ पश्चिमी शिक्षा का विरोध करना शुरू किया तब क्या हुआ। 22 अक्टूबर 1905 को बंगाल के मुख्य सचिव जो थे कार्लाइल ने कार्लाइल सर्कुलर नाम से एक घोषणा जारी की। सर्कुलर के अनुसार यदि कोई कॉलेज सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है तो 7 छात्र जो थे शैक्षणिक संस्थानों को छोड़ देता है तो सरकार द्वारा संस्थान को कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार इसका संबंध ऑप्शन सी से। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए जाना जाता है। महत्वपूर्ण अवधि अंततः समाप्त हुई। खिलाफत आंदोलन में चरमपंथियों का उदय, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1857 का विद्रोह। तो इसमें देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये इसका संबंध है। ठीक है, जिससे ये अंततः संबंध जो है समाप्त हुई थी। 1923 में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम जिसे द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहते हैं OSA 1923 की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में है। मूल संस्करण द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट
1889 था। इसे बड़ी संख्या में समाचार पत्रों की आवाज़ को दबाने के मुख्य उद्देश्य के साथ लाया गया था, जो कई भाषाओं में आए थे और राज्य की नीतियों का विरोध कर रहे थे। राजनीतिक चेतना और पुलिस पर कार्रवाइयों और जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा था। भारत में वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान इसने भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 के रूप में संशोधित किया गया और इसे अधिक कठोर बना दिया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका ऑप्शन सी है, सविनय अयोग्य आंदोलन जब हुआ था उसके दौरान ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा है। वे 2 बार बॉम्बे विधान परिषद के लिए चुने गए थे। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 1920 में कांग्रेस के डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। उन्होंने द आर्कटिक होम इन द वेद सहित कई किताबें लिखी। वेदास इसका नाम, ठीक है, द आर्कटिक होम इन द वेदास नाम सहित कई किताबें लिखी। ठीक है, तो वो थे किसके बारे में ये बता रहा है। तो देखेंगे इसमें जो बातें की जा रही हैं, आपको जब वेदास के बारे में, ऐसा वेद वगैरह के बारे में जब आए तो बाल गंगाधर तिलक अगर रहे तो आप बेझिझक वो ऑप्शन लगा दी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात की जा रही। लोकमान्य की उनकी उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसका अर्थ होता है लोकमान्य का मतलब लोगों द्वारा स्वीकार किया गया उनके नेता के रूप में। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ये जान लीजिएगा। अपने राजनीतिक जीवन के एक चरण में उन्होंने ब्रिटिश लेखक सर वैलेंटाइन चिरोल द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। 1903 में तिलक को द आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। असम का क्षेत्र आधिकारिक तौर पर पहली बार बंगाल से कब अलग किया गया था। ऑप्शन ए, दक्कन दंगों की अवधि के आसपास। ऑप्शन बी, उसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन के रूप में। ऑप्शन सी, इंडिगो विद्रोह के अवधि के आसपास। ऑप्शन डी, उसी वर्ष अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो आपको बताना असम का क्षेत्र आधिकारिक तौर पर पहली बार कब अलग हुआ। तो असम क्षेत्र का पहली बार जो है 1874 में बंगाल से अलग किया गया था। तो दक्कन के दंगे 1875 में हुए थे। ठीक है, दक्कन के दंगे जो है 1875 में हुए थे। अभी इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर सीमांत गैर विनियमित प्रांत के रूप में 16 अक्टूबर 1905 को असम के पूर्वी बंगाल और असम प्रांत का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे दक्कन की दक्कों की अवधि के दौरान जो है 1874 में ये पहली बार अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्या पूछा है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसकी स्थापना 1906 में ढाका शैक्षिक सम्मेलन में हुई थी। ऑप्शन 2, इसके घोषित लक्ष्य मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना और आंतरिक अंतर सांप्रदायिकता शत्रुता के कारण आगे बढ़ना था। ऑप्शन 3, मोहम्मद अली जिन्ना पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कौन सा कथन सही है भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में आपको बताना है। इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 सही है, यानी इसकी स्थापना 1906 में ढाका के शैक्षिक सम्मेलन में हुई थी। और ऑप्शन 2 की बात करेंगे, ऑप्शन 2 गलत है, यानी इसके घोषित लक्ष्य मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना, अंग्रेजों के प्रति वफादारी का उपदेश देना और अंतर सांप्रदायिक सौहार्द न कि दुश्मनी, ठीक है, नहीं थी के कारण आगे बढ़ना। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है। मोहम्मद शाह यानी सुल्तान मोहम्मद शाह, यानी जिसे आगा खां के नाम जाना, हकीम अजमल खां, नवाब ख्वाजा सहीमुल अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के कुछ संस्थापक सदस्य थे। मौलाना मोहम्मद अली द्वारा लिखित ग्रीन बुक में समर्थित लीग का संविधान 1907 में तैयार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे 1913 में ही मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। वे पहले 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे सिर्फ एक सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है। 57 में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद निचली जातियों की भागीदारी द्वारा चिन्हित किया गया था। ऑप्शन 2, सचिंद्र नाथ सान्याल बनारस में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे। इसमें बताना है कौन सा कथन सही। ऑप्शन 1 की बात करें, ऑप्शन 1 जो है गलत है। तो बंगाल के क्रांतिकारी गतिविधियों पर कुलीन वर्गों का वर्चस्व था, इसलिए सामाजिक आर्थिक मुद्दों का आर्थिक क्रांतिकारी कार्यक्रमों से नहीं जोड़ा जा सका। ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य जैसे उच्च वर्णों द्वारा
अधिकतम भागीदारी देखी गई। इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है, तो ऑप्शन एक जहाँ हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, इसको भी, तो बच्चा दो जो है सही है। यानी संयुक्त प्रांत में बनारस चरमपंथी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। सचिन नाथ सान्याल प्रमुख नेता के रूप में उभरे। बनारस में मराठी और बंगाली की विशाल आबादी के साथ इसने क्रांतिकारी समूह के निर्माण के लिए एक आधार प्रदान किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। पिछले ऐतिहासिक अवलोकों के संदर्भ में कुलक शब्द का अर्थ क्या है? कुलक, ऑप्शन एक, इसका इस्तेमाल अमीर किसानों द्वारा निरूपित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी, इसका उपयोग उन पूंजीपतियों के लिए किया जाता था जिनके पास बागानी थी। ऑप्शन सी, इसका उपयोग अछूतों के लिए किया जाता था जो कृषि के अभ्यास करते थे। ऑप्शन डी, इसका इस्तेमाल देशद्रोह के आरोप में एक बहिष्कृत के लिए किया गया था। तो आपको बताना है कुलुक शब्द का उपयोग इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो सही वर्णन करता है। तो कुलुक जो थे वो पूंजीवादी किसानों को संदर्भित किया जाता था, लेकिन लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन के सत्ता में आने पर रूस में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यह माना जाता था कि कुछ अच्छे किसानों ने अधिकांश धन अर्जित किया था और भारतीय संदर्भ में कुछ मुस्लिम कृतियों जैसे रेड पैम्पलेट 1907 और कृषक बंद 1910 में कुछ अमीर जमींदारों के उद्भव का उल्लेख है, जिसमें ज़्यादातर हिंदू थे जिन्होंने गरीब किसानों को बहुत शोषण किया था। कुल मिलाकर इसका संबंध जो है ऑप्शन ए से, इसका इस्तेमाल अमीर किसानों को निरूपित करने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक, संध्या और काल बंगाल से जुड़ी क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी। ऑप्शन दो है, फ्री हिंदुस्तान और तलवार भारत के बाहर प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं थी। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्रांतिकारियों का विचारधारा का प्रचार करने के लिए कई क्रांतिकारी पत्रिकाएं जारी की गई थी, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, इसमें युगांतर भी शामिल है, जिसकी शुरुआत 1906 में बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष द्वारा भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा की गई थी। बंगाल में ही संध्या नामक पत्रिका की शुरुआत आपको ध्यान रखना है 1906 में जो है बंगाल में ही की गई थी। ठीक है, और इसे जो है ब्रह्म बंधव उपाध्याय ने क्रांतिकारी विचारधारा प्रचारित की थी। हालांकि जो पत्रिका काल जो थी वो बंगाल से प्रकाशित नहीं होती थी, बल्कि इसकी शुरुआत 1906 में जो है 1906 में महाराष्ट्र से। ठीक है, कुल मिलाकर ऑप्शन एक गलत होगा। ऑप्शन दो क्यों गलत है? विदेश में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारतीय संघर्ष के लिए एक राय विकसित करने के लिए कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं शुरू की गई थी, जिसमें तारक नाथ दास द्वारा वैंकूवर से शुरू किया गया फ्री हिंदुस्तान भी शामिल था। ठीक है, और इसके अलावा इंडियन सोशलिस्ट की शुरुआत जो है श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन से की थी। वंदे मातरम की शुरुआत मैडम बीकाजी कामा ने पेरिस से की थी। तलवार की शुरुआत बर्लिन में वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। तो मैंने दो गलत लगाया ना इसमें, सॉरी, ऑप्शन एक गलत है, ऑप्शन दो जो है सही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही है, ऑप्शन दो। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। 60 में देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, पाटीदार युवक मंडल गुजरात स्थित एक संगठन था। ऑप्शन दो, पाटीदार युवक मंडल बारडोली सत्याग्रह से जुड़ा था। ऑप्शन तीन, गुजरात का सूरत चरमपंथी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। आपको बताना कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक सही है, पाटीदार युवक मंडल गुजरात स्थित संगठन था। ये बात सही है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में। ठीक है, और इसके अलावा ऑप्शन दो की बात करें तो पाटीदार युवक मंडल बरडोली सत्याग्रह से जुड़ा था, ये बात भी सही है। अब थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेनेशन बता दें ऑप्शन दो का। तो बरडोली सत्याग्रह की सफलता में पाटीदार युवक मंडल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात में बारडोली सत्याग्रह के नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भू राजस्व में अचानक 30% के वृद्धि के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन के दौरान बारडोली में की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, ऑप्शन तीन की बात करें तो तीन भी सही है, यानी सूरत चरमपंथी गतिविधियों से अप्रभावित था। कांग्रेस ने नरमपंथी और चरमपंथियों का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे पूछा कौन सा कथन सही है। तो
हालांकि इसमें देखेंगे तीनों कथन ही सही हैं, ठीक है, 1 2 3। गुजरात का सूरत चरमपंथी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। सॉरी, इसमें ऑप्शन 3 जो है गलत है, ठीक है। तो गुजरात जो था ये भी मैंने बताया चरमपंथी गतिविधियों प्रमुख केंद्र था, ये गुजरात का सूरत जो अप्रभावित था, तो ये इसलिए अप्रभावित रहने के फलस्वरूप जो है ये ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है 3 बजे आपको इसी टाइम जो है टेस्ट मिलेगा इसका, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट, और इसी के साथ 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। एक टेस्ट और होगा, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आया, अगर आपको पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा हो तो हम और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।